Jai Hind student, I am Deepak. Today we discuss about the next topic of the unit first, which is changing the independent variable. हम लोग अब देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + p dy/dx + qy = r है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, बस आपको वही देखना है। इसमें सबसे पहले अब आप देखोगे कि इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। पहले जैसे इससे पता चल रहा है कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है, x। तो इसको x को चेंज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वर्किंग प्रोसीजर इसका है हमारे पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है पी क्यू आर फ्रॉम द इक्वेशन। सबसे पहले आपको पी क्यू आर निकालना है इक्वेशन से। अब ये आपको पी क्यू आर यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन से। एंड नेक्स्ट सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड P1 फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, d2z ऑफ dx2 + p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, ये P1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला आपके पास, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करना। आप करते कैसे हैं, मैं आपको ये भी P1 की वैल्यू जो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको d2z ऑफ dx2 + p dz/dx का होल स्क्वायर प्लस इस वेरिएबल को चेंज किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना dy/dx होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy एंड अपॉन dz इंटू dz/dx। तो ये जो टोटल डेरिवेटिव का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके फिर वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें कुछ ये मिलता है P1। ऐसे ही हम लोग Q1 निकालेंगे तो Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपके पास। एंड R1 निकालेंगे तो R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले P1, Q1 और R1 आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, अब ये अगर आपको याद है तो इसमें dz/dx आएगा क्या, मिलेगा क्या आपको। तो dz/dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ x बाई टेकिंग इस z वाली वैल्यू को, क्योंकि अगर हमें z मिल जाए इन टर्म्स ऑफ x तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक बार डेरिवेटिव निकाल के dz/dx निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो d2z ऑफ dx2 मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दो मेथड है आपके पास, दोनों में से कोई यूज़ करोगे आप, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर कि क्या हम लोग यूज़ करें। हम लोग ऐसी चीज़ों को लेते हैं दोनों में से जिससे हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएँ। बस जो z की वैल्यू है जिससे ईजिली सॉल्व हो जाएगी वही वाला टर्म हम लोग या पहला या दूसरा को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट मेथड है z निकालने का कि P1 की वैल्यू को क्या कर लो, 0 के इक्वल मान लो। ये P1 जो है, अगर आप देख रहे हो कि ये सारे वैल्यूज़ ईजिली सॉल्व हो जाते हैं लेने के बाद, तो हम लोग P1 को ही 0 मान लेते हैं और उसके बाद इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें ये d2z मतलब यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, ये सब हम लोग डिटेल में प्रॉब्लम में करेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप जनरली समझो कि फर्स्ट मेथड आपके पास है, P1 की वैल्यू 0 रखनी है, पहला केस आप उसको रख के सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सेकंड मेथड है आपके पास Q1, जो किसके इक्वल मानोगे आप, कांस्टेंट के। अगर Q1 हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दो तरीका आपके पास, इन दोनों को यूज़ करके आप क्या करोगे, z को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मान लो आपने z सॉल्व कर लिया, P1 निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया, क्योंकि जैसे ही z सॉल्व होगा ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब इन सबकी वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसको लाकर पुट द वैल्यू ऑफ द P1, Q1, R1 इन द इक्वेशन d2y/dz स्क्वायर। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि dy/dz आया है, यही वाले टर्म यहाँ पे बचते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, वो चेंज हो गया किसमें, अब z में। तो अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो d2y/dz2 + P1 की वैल्यू ला के रखेंगे, dy/dz + Q1 की वैल्यू ला के रखेंगे, y = R1। जब ये सारी वैल्यू रख देंगे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने, ये जैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जैसे हमने पीछे जो भी मेथड पढ़े हैं उन सब में से कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। और सॉल्व करने के बाद वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन किसके टर्म में मिलेगी, z के टर्म में। तो z के टर्म में हम लोग इसको रख देंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये z के टर्म है, जैसे y = मान लो आपके पास fz आ गया, ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑफ z आ गया, तो अब आपने यहाँ पे z की वैल्यू सॉल्व करी है इन टर्म्स ऑफ x, तो इस z की वैल्यू को लाके यहाँ पे क्या करना है, आपको रख देना है। तो जैसे ही आप z की वैल्यू लाके रखोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास fx में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो मिलेगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की जाएगी तब ये मिलेगा आपके पास। तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं या मेथड हैं, प्रोसीजर हैं जिसको हम लोग देखे हैं। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या करें। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x d2y बाई dx2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1dy बाई dx प्लस 4x क्यूब y इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे करेंगे हम लोग, आपने प्रोसीजर लिखा, सबसे पहले आपको p और q फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये मिलेगा आपको d2y बाई dx2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy बाई dx प्लस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमने x से क्या करा, इन सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब p की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास, p इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। q की वैल्यू किसके इक्वल आई, q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। अब जब हमने p और q और r निकाल लिया तो सबसे पहले आपको इसमें जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है z, या आप चाहो तो p1 q1 का फॉर्मूला लिख के उसके बाद z सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे z सॉल्व करना है। तो z सॉल्व करने के लिए, z को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको, या p1 को 0 लोगे आप तो वहाँ से आपको dz की वैल्यू, z की वैल्यू मिल जाएगी, या आप किसको लोगे 0, q1 को 0 लोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग देखें तो जनरली देखो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि p1 लेंगे कि q1 लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर ये p जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है और ये q जो है आप देख रहे हो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको कांस्टेंट लेना q1 को ज़्यादा इजी हमारे लिए। तो q1 होता किसके इक्वल, अगर आपको z सॉल्व करना है तो q1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, q अपॉन क्या होता है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो उसमें आपने दो चीज़ें लिखी थी, फर्स्ट मेथड में लिखा था आपने कि p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या लेना है आपको, 0 के इक्वल, या दूसरा आपने लिखा था सेकंड, उसमें था आपके पास कि q1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो अब ये दो चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। हम p1 के बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग q1 के लिए ले रहे हैं। तो q1 की वैल्यू क्या लेनी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लेने के लिए अगर मैं यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 4x स्क्वायर लिखा हुआ है q की वैल्यू, तो ऐसा लूँ कि ये कांस्टेंट हट जाए यहाँ से, तो मैं q1 इज इक्वल टू मान ले रहा हूँ 4 है, ये लेट कर रहा हूँ, है ना। ये q1 की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं हम लोग कि 4 है। अब q1 इज इक्वल टू अगर हमने 4 मान लिया तो यहाँ पे लाके पुटअप करेंगे तो ये जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने 4 माना क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 था, इसको हट कैंसिल हो जाए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो क्या मिलेगा आपको, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर के। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, इसको इधर भेज लो तो dz इज इक्वल टू एक्स dz हो जाएगा, dx हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये मिल गई आपके पास z की वैल्यू। dz अपॉन dx हमारे पास पता है, यहाँ पर आप देखो तो dz अपॉन dx भी आपको यूज़ करना है, तो ये भी मिला हमारे पास। हमें चाहिए d2z ऑफ dx2। अब d2z ऑफ dx2 मतलब dz अपॉन dx, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गई जो हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो d2z ऑफ dx2 इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया है, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो 1 हो जाता है, तो 1 मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो सॉल्व करना है वो है p1। p1 किसके इक्वल होगा हमारे पास, d2z ऑफ dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन होल टू dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2z ऑफ dx2 को अगर हम लोग देखें तो किसके इक्वल हमारे पास 1 क्या है, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस p की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो ये मिलेगा 4x एंड माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा।
एंड डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू की बात करें तो डी जेड अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स के है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हमारे पास यही है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पी वन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स का, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो P1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास 4। Q1 की वैल्यू हमने चूज़ करी है यहाँ पर, ये Q1 हमारे पास है और P1 हमें मिल गया, ठीक है। अब बचा निकालना R1, तो ये हमने जो भी चीज़ें की है अब इन्हीं सब को यूज़ करके R1 को भी सॉल्व करेंगे। तो R1 के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला था R1, R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x स्क्वायर, तो ये मैंने रख दिया 2x स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो R1 किसके इक्वल आ गया 2, तो R1 इज इक्वल टू मिल गया आपके पास 2। R1 मिल गया आपको, P1 मिल गया, Q1 मिल गया। अब ये सारी तीनों वैल्यूज़ को लाके आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारे पास, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूँ तो ये था आपके पास d2y बाई डी जेड टू प्लस P1 डी जेड अपॉन डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1y इज इक्वल टू R1, इसी में पुट करना है तो क्या मिलेगी वैल्यू d2y बाई डी जेड टू प्लस P1 की वैल्यू 4 dy बाई डी जेड प्लस Q1 की वैल्यू 4 एंड y इज इक्वल टू R1 की वैल्यू, R1 हमने ऊपर सॉल्व करा या R1 की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है, तो करते हैं हम लोग सॉल्व आगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगी वैल्यू देखना। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हमें जनरली जो सॉल्व करना है, अच्छा Q1 की जगह हमने 4 माना हुआ था, y हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन में चेंज करें, मीन्स अगर हम लोग इसको ऑक्सिलरी या पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो d बाई डी जेड को हमें मानना पड़ेगा d कैपिटल D, तो यहाँ क्या बन जाएगा d स्क्वायर y प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 4d प्लस y एंड प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सबको अगर यहाँ से निकाल लो आप तो d प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर अब प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखोगे तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, 2 बार है तो -2 एंड -2 आ जाएगा आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू -2 मिला तो CF क्या, अब ये टर्म हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड है, तो इस डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, इसका CF लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 Z e टू दी पावर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस क्या होता है m1x लिखा जाता है तो माइनस m2z हो जाएगा, ओके। अब ये z के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, इसीलिए हमने इन सारी वैल्यू को z के टर्म में लिखा। अब बचा है पी आई निकालना, तो पी आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, इसको आप लिखो तो ये बन जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 2। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं e टू द पावर 0 इंटू जेड, वैल्यू को फिर से रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा पी आई इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास e टू द पावर a थीटा मिलता है तो d की जगह पर a रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1 अपॉन, ये 2 है तो 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इंटू ये e टू द पावर z हट जाएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
2 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा सी एफ और पी आई आ गया। तो जो सॉल्यूशन होगा वो वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एफ है C1 प्लस C2z e टू द पावर माइनस 2z और प्लस 1/2। तो ये इसका क्या बन जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन जो लिखना है वो z के टर्म में नहीं लिखना है, सॉल्यूशन जो भी लिखा जाएगा वो x के टर्म में लिखा जाएगा। और हमने z की वैल्यू निकाली थी, जो z आया था हमारे पास सॉल्व होके वो पीछे इक्वेशन में z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 था। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड नेक्स्ट e टू द पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड नेक्स्ट इज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। प्रोसीजर यही है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिप्लेस करके चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, सो जय हिंद स्टूडेंट।